में अलग अलग कंडीशन में हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब हम कोई स्कैरी मूवीज़ देख रहे होते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है अगर कोई स्कैरी सीन आता है तो, ठीक है, हम डर जाते हैं तो उस डर की वजह से हमारा हार्ट जो है वो फास्टर रेट पे बीट करना स्टार्ट करता है, विच इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ऑलराइट, हेलो एवरीवन, सो द टॉपिक जो कि हमसे छूट गया था लास्ट वीडियो में, राइट, जस्ट बिकॉज माई पीसी गॉट शट डाउन, so we are going to continue from that particular topic, right, which was importance of talent identification, right, without any introduction or something, हम time save करेंगे. So this is importance of talent identification that we were discussing in the last video, that is in the part 1. अगर किसी ने नहीं देखी है, make sure आप वो पहले देख लें फिर आप ये देखें, right. So the thing is, if you are finding this lecture a bit of long या फिर or a bit of slow pace, so you can switch to 2x or 1.5x according to your feasibility. You are eligible for that if you are getting all my concept in that speed properly, right. So the first importance was discovery of the great talent, and the second was recognition of the hidden talent. Both are similar, right, just the twist of the language, which the subject is all about. So discovery of great talent is nothing but an important, right, इम्पॉर्टेंस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जब हम टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो हम बहुत अच्छे टैलेंट हमारे सामने आते हैं, राइट, एंड द रिकॉग्निशन ऑफ हिडन टैलेंट, मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट होता है पर इट्स जस्ट दैट कि कोई चाहिए होता है जो कि उसके अंदर वो चीज़ देखे एंड फिर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट दे के ट्रेन करे ताकि वो बाद में जाके अच्छा करे, ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी ये थी. थर्ड प्रॉपर्टी, बाय रिकॉग्नाइजिंग द टैलेंट द अर्ली स्टेज, ठीक है, हम अगर अर्ली स्टेज पे टैलेंट आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, तो जो बच्चा है, राइट, कैन शो देयर स्किल्स एट देयर एक्सट्रीम, तो वो बाद में जाके जब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा तो वो अपने टैलेंट को एक्सट्रीम लेवल पे जाके शोकेस कर सकता है, राइट. तो तीसरा इंपॉर्टेंस ये हो गया. चौथा इंपॉर्टेंट है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन द फाइंडिंग अ सिग्निफिकेंट एसेट फॉर द कंट्री, विच इज़ इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको फिर जब ट्रेनिंग देते हैं, अच्छे से ट्रेन करते हैं, तो फिर होता ये है कि फिर वो बाद में जाके हमारे देश के लिए बड़े बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलता है. फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा, राइट, तो लाइक जैवलिन थ्रो में उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था एट ओलंपिक्स, तो वो क्या हो गए, हमारे देश के लिए एक एसेट हो गए, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग. तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है. तो ये 4 थे जो कि आपको याद रखने हैं. नाउ कमिंग टू दिस थिंग, कंपोनेंट्स ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. आप देखो, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कुछ कंपोनेंट होते हैं, मतलब कि आप कैसे टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे उसके कुछ कह सकते हो कि पैरामीटर्स है, काइंड ऑफ, ठीक है. तो इसको TID में भी देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में TID भी बोलते हैं, ठीक है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, राइट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. सो द फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल इज अबाउट कि आपकी अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग कंडीशन में हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई स्कैरी मूवीज़ देख रहे होते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है अगर कोई स्कैरी सीन आता है तो, ठीक है, हम डर जाते हैं और उस डर की वजह से, चूँकि हमारा एक इन्वायरमेंट बना कि डर जाते हैं, राइट, तो उस डर की वजह से हमारा हार्ट जो है वो फास्टर रेट पे बीट करना स्टार्ट करता है, विच इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है. तो गेम में भी ऐसे ही होता है कि गेम में मान लो कभी प्रेशर आ रहा है तो आप कैसे झेल रहे हैं, या फिर यू कैन से कि आपकी बॉडी मूवमेंट्स कैसे कर रही है, आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में आता है. द सेकेंड वन इज़ फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि आप फिजिकली कितना फिट है या फिर आप फिजिकली कितना सूटेबल है उस पर्टिकुलर गेम के लिए जो हम देख रहे हैं, जो कि हम सोच रहे हैं कि आपके अंदर वो होने चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं या नहीं है. तो which also comes under the components of talent identification. The third one is psychological attributes. Psychological attributes is all about your mental fitness, कि अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग गेम के सिचुएशन में आप मेंटली कितना काम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल MS धोनी इज़ मेंटली वेरी स्टेबल, राइट. फील्ड पे भी जब बहुत ऑब्वियसली एवरीबडी नो कि जब भी अगर हम हारने की सिचुएशन में भी होते हैं तब भी MS धोनी इज़ द ओनली वन जो कि बहुत कूल एंड काम वे में खड़े होते हैं, राइट. तो दिस इज हिज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स विच इज़ वेरी नेसेसरी वाइल यू आर प्लेइंग एनी स्पोर्ट, ठीक है, कि अगर हार की सिचुएशन आए तो हम घबराए नहीं, अगर हम जीत रहे हैं तो हम ओवर एक्साइटेड ना हो, ठीक है. तो इसमें कितनी बैलेंस है हमारे किसी भी प्लेयर के अंदर, वो एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स डिसाइड करता है. तो विच इज़ ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. द थर्ड वन इज टेक्निकल और टैक्टिकल एट्रीब्यूट्स. नाउ व्हाट इज टेक्निकल और टैक्टिकल?
गेम के अंदर कुछ कुछ छोटे मोटे बहुत ही माइनर टेक्निक्स होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं विच कैन एक्चुअली इन्हेंस योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो वो आपके अंदर एज ए स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल और टैक्टिकल एट्रीब्यूट्स विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ओके, नाउ वी विल जंप टू द सीधे we will jump to introduction to sports training cycle. Now what is sports training cycle, right? So its sports training cycle is basically different cycles on how a sports person should be trained. ठीक है, कि अब बहुत सारे गेम्स हैं, अलग अलग गेम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कोई गेम्स है, कोई स्पोर्ट्स ऐसा है जो कि लंबा ट्रेनिंग डिमांड कर रहा है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कोई ऐसा है जो कि 2-3 दिन की प्रैक्टिस से भी प्लेयर को हम रेडी कर सकते हैं ट्रेनिंग देके, राइट। तो ये सारे क्या है, अलग अलग साइकिल है। अब इसमें 3 साइकिल है जो कि हमें मेजरली डिस्कस करना है। पहला है माइक्रो, दूसरा है मीसो, तीसरा है मैक्रो साइकिल। ठीक है, अब हम इस पर जंप करेंगे। तो द 3 साइकिल्स ऑफ ट्रेनिंग आर माइक्रो साइकिल। पहला देखो, सबसे पहली बात, माइक्रो साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है, चूँकि अभी हमने ऊपर क्या देखा था, हमने ऊपर यही देखा था ना कि इंट्रोडक्शन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल कैसे डिफरेंशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ लॉन्गर और शॉर्टर टाइम इट टेक्स टू ट्रेन द स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। तो जो 3 साइकिल्स हैं, मेजर 3 साइकिल है जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, वो माइक्रो साइकिल पहला। ठीक है, माइक्रो चूँकि नाम से बहुत क्लियर है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, तो इसकी ट्रेनिंग साइकिल, इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगी वो बहुत छोटी होगी। तो जब द ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल इज 3 to 10 days। ठीक है, 3 से 10 दिन में आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को माइक्रो साइकिल के थ्रू आप ट्रेन कर सकते हैं उस रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, एंड दस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ शॉर्टेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग। इसको हम शॉर्टेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम में ये खत्म हो जाता है। इन द केस ऑफ एन इंटरमीडिएट एंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन, दिस साइकिल लास्ट, अगर मान लो कोई थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का या फिर थोड़ा सा हाई लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए, तो यही साइकिल जो है, मीसो साइकिल जो है, वो 5 से 10 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकता है। मतलब इसकी ड्यूरेशन 5 से 10 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकती है। और इसमें जो लास्ट डे होता है माइक्रो साइकिल में, वो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन को रिलैक्सेशन और रिकवरी, एक्टिव रिकवरी प्रोवाइड करने के लिए होता है, ताकि वो एक्चुअल स्पोर्ट्स परफॉर्म करने के दिन अपने मैक्सिमम आउटपुट पे खेल सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शन देख रहे हैं, दे रखा है। देखो, द फॉलोइंग 3 प्रोपोर्शंस ऑफ हाई एंड मीडियम और लो लोड आर अडॉप्टेड इन माइक्रो साइकिल। मतलब कि कैसे, मतलब लो लेवल ऑफ लोड क्या रहेगा अलग अलग दिन पे। ठीक है, जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, आई कैन नॉट हेल्प इट। तो पहला है 1:1। अब 1:1 क्या है, ये नंबर ऑफ मतलब डेज है, राइट। तो एवरी डे ऑफ द हाई लोड इज फॉलोड बाय अ डे ऑफ मीडियम लोड। मतलब अगर हमने आज हाई लोड ट्रेनिंग की है, कल हम मीडियम लोड की ट्रेनिंग करेंगे। दैट इज 1:1 प्रोपोर्शन साइकिल, राइट। 2:1 है, राइट। दैट मीन्स एवरी 2 days ऑफ हाई लोड एंड फॉलोड बाय अ डे ऑफ मीडियम लोड। मतलब पहले 2 दिन हम हाई लोड की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद 1 दिन हम क्या करेंगे, मीडियम लोड की ट्रेनिंग करेंगे। सिमिलरली 3:1। ठीक है, तो पहला क्या था, हाई लोड, तो एवरी 3 days ऑफ हाई लोड फॉलोड बाय मीडियम और अ लो लोड डे। ठीक है, लो लोड डे। नाउ तो हमारा माइक्रो साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मीसो साइकिल पे। मीसो साइकिल, एज इट इज़ क्लियर है, द ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेनिंग इज 3 to 6 weeks। डेज नहीं है, ध्यान देना, उसमें दिन थे। अगर आप ऊपर में ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 to 10 days है, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 to 6 weeks है। तो वीक्स और डेज का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मतलब दिमाग में होना चाहिए। तो इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 3 से 6 सप्ताह की ड्यूरेशन होती है, और इसीलिए इसको हम साइकिल ऑफ मीडियम ड्यूरेशन बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंपेरेटिवली माइक्रो से ज़्यादा टाइम लग रहा है। द पर्पस ऑफ द साइकिल टू टैकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क। अब इस साइकिल का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ द साइकिल इज टू टैकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क। मतलब कि ट्रेनिंग के कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। अब वो कैसे अचीव होगा, थ्रू मीसो साइकिल। ठीक है, अब वो क्या क्या है, वो स्पेसिफिक टास्क है क्या, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज़ कह लो कि वो क्या है। तो पहला है हमारा लर्निंग एंड एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स। ठीक है, कि जो हम सीख रहे हैं उसको हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सेकेंड इज मेंटेनेंस एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। जो हम एक्चुअल परफॉर्म करेंगे या फिर जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। ठीक है, जो मान लो हमने कुछ ट्रेनिंग ली है, ठीक है, अब भाई उसको मेंटेन भी तो करना है। ठीक है, वो कैसे मेंटेन होगा, थ्रू मीसो साइकिल, राइट। तो उसके अंदर मेंटेनेंस एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कितना स्टेबल होते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों, तो वो डिसाइड करता है वो हम अचीव कर सकते हैं थ्रू मीसो साइकिल। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मोटर फिटनेस ऑफ द कंपनीज। मतलब फिजिकली डेवलपमेंट हमारा कैसा हो रहा है वो, या फिजिकल डेवलपमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, और मोटर फिटनेस इज
मोबिलिटी हमारी कैसी है स्पोर्ट्स के दौरान, कि हम कितनी जल्दी अपने आप को मोशन में ला रहे हैं या फिर अपने आप को कितनी जल्दी मूव कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड मोटर फिटनेस कॉम्पोनेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम मीसोसाइकिल से अचीव कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज प्रिपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अगर हम किसी स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा मीसोसाइकिल विल बी बेटर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द माइक्रोसाइकिल, माइक्रोसाइकिल में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल इज 3 to 12 मंथ्स, 3 से 12 महीने की ड्यूरेशन होती है। एंड इट इज़ दस कंसिडर द मोस्ट एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसको मोस्ट एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ ट्रेनिंग हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी है, 3 से 12 महीने, ऑलमोस्ट 1 साल, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ द माइक्रोसाइकिल, तो जो इसका पर्पस है, पर्पस ऑफ द मैक्रोसाइकिल वही है कि भाई जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वो एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस कैपेसिटी टू पुट अप एन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, मतलब अपनी कैपेसिटी उसको इन्हेंस करनी है इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ताकि वो एक ऑप्टिमम लेवल पे या फिर ऑप्टिमल लेवल पे जाके परफॉर्म कर सके, ठीक है, किसी भी एट एनी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, ठीक है, कि जब कॉम्पिटिशन होता है तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम में वो एक ऑप्टिमल लेवल पे कैसे खेल सकता है, ठीक है, दैट कैन बी अचीव्ड बाई द प्रोसेस दैट इज मैक्रोसाइकिल, ठीक है। अब मैक्रोसाइकिल के अंदर बहुत सारे मीसोसाइकिल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मीसोसाइकिल होते हैं, मतलब छोटे छोटे मीसोसाइकिल मिला लो तो फिर वो एक माइक्रोसाइकिल बनता है, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। तो माइक्रोसाइकिल कंप्राइजेस सेवरल मीसोसाइकिल्स, द लास्ट मीसोसाइकिल इंश्योर्स द रिकवरी एंड रियलाइजेशन ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन टू द फॉलोइंग मैक्रोसाइकिल, गॉट इट। अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सारी चीज़ें, राइट। स्ट्रेंथ है इधर स्टैटिक, अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट। फिर उसके बाद है हमारे पास ये मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ की कैसे करते हैं, उसके बाद वी हैव दिस एंड्योरेंस। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो आप एक पैराग्राफ देख रहे हो ना, डेफिनेशंस, इस पर क्वेश्चन आए हैं, इस पर एक क्वेश्चन तो मैंने बनाया था, मतलब मेरे वाले में आया था, मेरे एग्जाम में। इसमें पूछ देंगे कि अकॉर्डिंग टू एचसिंग या फिर अकॉर्डिंग टू बैरो और एंड मैगी और अकॉर्डिंग टू द मैथ्यूज़, उसके हिसाब से बताओ स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है। और ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसमें आई कैन नॉट हेल्प इट, मैं ऑल्दो ट्राई करूंगा कि आपको किसी तरीके से समझाऊं, पर आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, फॉर लाइक यू हैव टू कीप इट माइंड, राइट। तो लेट्स डू इट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्ट्रेंथ। तो क्या आता है हमारे पास, स्ट्रेंथ आता है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ होता क्या है? अगर नॉर्मल हम अपने लोकल लैंग्वेज में बोले स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है, मजबूती, राइट, कि हम कितना मजबूत हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। कि हम बोलते हैं ना किसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसके पास बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ है, बहुत मेंटल स्ट्रेंथ है। मतलब ये है कि वो किसी भी चीज़ को रेसिस्ट आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई पुश करे पर वो हिल नहीं रहा, मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ इन द लोकल लैंग्वेज, राइट। अब इसी को अगर डेफिनेशन के लैंग्वेज में बोलूँ तो बस नथिंग, द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल कैन प्रोड्यूस टू कंप्लीट अ टास्क इज नोन एज स्ट्रेंथ। एक डेफिनेशन ये हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, द स्ट्रेंथ इज एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? जब हमारे ऊपर कोई फोर्स आता है, ठीक है, तो उस फोर्स को हम कितनी एबिलिटी से उसको हम रेसिस्ट कर पाते हैं, ठीक है, और वो रेसिस्ट कौन करता है? हमारे मसल्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ जो प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से आती है? मसल्स की वजह से आती है, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट की वजह से आती है, ठीक है। अब जो नीचे मैंने बोला था, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू एचसिंग डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एचसिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि अब जैसे भी कोड वर्ड, ठीक है, जैसे एचसिंग, आप इसकी एक इमेज स्कैन कर लो अपने माइंड में एंड जस्ट कीप इन माइंड क्या कोई एचसिंग मतलब जो कन्वेंशनल डेफिनेशन था वही है, राइट, कि स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, सिंपल। कमिंग टू द बैरो, ओके, तो जो ये ओके, बैरो इज लाइक समथिंग लाइक, ओके, अंग्रेज जैसा है। तो स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और एनी ऑफ इट्स पार्ट टू एक्सर्ट फोर्स, ठीक है। तो जो एक अंग्रेज था बैरो, उसने बोला था कि कैपेसिटी, ये स्ट्रेंथ क्या है? पूरी, या तो पूरी बॉडी की कैपेसिटी या फिर किसी भी एक बॉडी पार्ट की कैपेसिटी टू एक्सर्ट फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो हमारा क्या कर, हमारी पूरी बॉडी फोर्स लगा रही है, राइट। कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स हमारे हाथ पे है, राइट, हमारे हाथ के पास है, पर फोर्स पूरी बॉडी लगा रही है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू बैरो, ठीक है, कि या तो पूरी बॉडी मिलकर फोर्स लगाए या फिर किसी बॉडी का एक पार्ट फोर्स लगाए, विच इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। Now, according to Matthews, the force that a muscle or a group of muscles can exert against resistance in one maximum effort, ठीक है, कि जो फोर्स होता है, ठीक है, जो कि या तो एक मसल या फिर ग्रुप ऑफ मसल एक्सर्ट करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इन वन मैक्सिमम एफर्ट, मतलब एक ही एफर्ट लगाना है और वो एफर्ट मैक्सिमम होगा,
तो जो हमारा एफर्ट मैक्सिमम एफर्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मैथ्यूज। तो पहले जो दो डेफिनेशन है वो थोड़े सिमिलर से, जो तीसरा है जो वो बहुत डिफरेंट है, जो बहुत डिफरेंट डेफिनेशन है उसको मैथ्यूज ने दिया था। एच सिंह का बहुत कन्वेंशनल था, ठीक है, वही कि स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस या फिर टू वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस या फिर ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी कोई पूछ लेते हैं, मेरे एग्जाम में तो आया था ना। अब स्ट्रेंथ के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो जो पहला स्ट्रेंथ के टाइप दो टाइप्स, पहला डायनेमिक स्ट्रेंथ, दूसरा स्टैटिक स्ट्रेंथ। अभी बताऊंगा क्या होता है। डायनेमिक के फिर 3 स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड देन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ अगर मैं डेफिनेशन ना देखूं तो सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास मैं अननोन हूँ इस टॉपिक से और मेरे सामने ये टॉपिक दिखा, स्टैटिक स्ट्रेंथ मतलब वैसी स्ट्रेंथ जो कि स्टैटिक नेचर की है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है, विच इज़ नॉट मूविंग। तो अगर मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो स्टैटिक स्ट्रेंथ वो तब होता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर रही है पर वो स्ट्रेंथ दिखता नहीं है। समझो, फॉर देखो पहली बात तो ये है कि स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब आइसोमेट्रिक क्या होता है? आइसोमेट्रिक का मतलब स्टैटिक, और एक होता है आइसोमेट्रिक, एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है मोशन से रिलेटेड, राइट, और आइसोमेट्रिक का मतलब होता है स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक मतलब कि वो एक जो बॉडी है वो एक रेस्ट पे है, ठीक है। तो देखो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वही जो देखो आंसर, यहाँ से हम एक आंसर राइटिंग का वे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पूछा हमसे स्टैटिक स्ट्रेंथ है तो पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो टीचर चेक कर रहा है उसको ये लगा कि ठीक है इस बच्चे को पता है कि स्ट्रेंथ होता क्या है, तो इसको ऑब्वियसली स्टैटिक स्ट्रेंथ या फिर उसके पार्ट्स क्या है वो भी बहुत पता होगा। तो बहुत कुछ हमने ऐसे डिपिक्ट कर देते हैं अपने आंसर के बिगनिंग लाइन से। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के टाइम पे। एग्जाम से पहले आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू राइट आंसर्स so that you can score maximum, right. So it is the ability of muscles to act against the static strength can be measured with the dynamometer. Static strength को हम डायनेमोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, which is important. This type of strength is not seen directly as I said, ठीक है। अब some static strength is not usually applied in sports but it is used in phases in weightlifting. देखो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में स्टैटिक स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं है, स्टैटिक स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं है क्योंकि आप एक पोस्चर में बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं खड़े होते हैं, तो आपको स्टैटिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रिकेट जैसे, क्रिकेट में, फुटबॉल में, ठीक है, आपकी बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है, उसमें क्या लगता है हमारे पास, उसमें लगता है डायनेमिक स्ट्रेंथ उन सारे स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लैंक और योगासन, प्लैंक सब जानते हैं कि प्लैंक हम कैसे करते हैं, ठीक है, फॉर दैट एब्स प्लैंक करते हैं ना, एंड देन योगासन। तो जब हम प्लैंक कर रहे होते हैं यू फील कि हमारे एब्डोमेन एरिया में यू फील कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बट क्या हमारा बॉडी मूव कर रहा है? नहीं। दैट मीन्स हमारी बॉडी स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर रही है बट हाउ इट इज, लाइक हाउ इज इट इज स्टैटिक इन नेचर। तो इसीलिए इसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। यू गॉट इट। अब बात करते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ की। सिंपल सी बात है, डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू मोशन, ठीक है। तो अब देखो पुलअप या पुशअप्स सब करते हैं यूजुअली डेली लाइफ में, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है इन पुलअप और पुशअप्स वी रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ जैसे कि एग्जांपल दिया है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ का यूज़ होता क्या है, तो वो पुलअप या पुशअप जैसे चीज़ों में होता है। अब इसमें होता है क्या है कि जो ये डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ा डिमिनिशिंग नेचर का, मतलब होता है कि टाइम के साथ आपकी जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो फेड होती जाती है। जैसे कि आपने गौर किया होगा जब हम पुलअप या पुशअप्स करते हैं तो एक टाइम आता है कि उस टाइम के बाद हम एक सिंगल पुशअप भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल मेरी कैपेसिटी कि मैं एक बार में मैं 50 पुशअप्स कर सकता हूं, तो 51वां पुशअप जो होगा वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे जो मेरी मसल है, ठीक है, जो मेरी मसल है वो बोलेगी भाई अब इसके बाद आई कैन नॉट प्रोवाइड यू स्ट्रेंथ, आई नीड सम रेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिमिनिशिंग इन नेचर बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद ये ना डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर हमें थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है टू रिकवर। तो इसीलिए डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग इन नेचर, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये एग्जांपल है पुशअप्स एंड पुलअप्स। आई होप स्टैटिक एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द डायनेमिक स्ट्रेंथ के डिफरेंट पार्ट्स। पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और तीसरा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है कि वैसे स्पोर्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है जहां पे हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग जंप या हाई जंप। अब लॉन्ग जंप में क्या होता है, हम दौड़ क्या रहता है, एक वो लाइन होती है जहां पे हमें एक बार में अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगानी होती है ताकि हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जंप कर सके, राइट। या फिर वेट लिफ्टिंग में भी जब हम उठाते हैं एंड
तो जब हम उठा रहे होते जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे अगर हमने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं लगाई तो हम वेट लिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट वहाँ उन जगहों पे या फिर उन वैसे स्पोर्ट्स में होती है। अब अगर इसका कन्वेंशनल डेफिनेशन पे जाए तो देखो, मसल मैक्सिमम स्ट्रेंथ मीन्स एक्सर्टिंग फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस मैक्सिमम एफर्ट। ये सिंपल देखो, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मीन्स एक्सर्टिंग द फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन द मैक्सिमम या मैक्सिमल एफर्ट, ठीक है, गॉट इट। तो ये होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे ये फोटो भी बना रखा है कि भाई ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, अब इसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखो लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा, वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो, इन सब चीज़ों में हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ कमिंग टू द थिंग बी, दैट इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। नाम से ही बहुत क्लियर, एक्सप्लोजिव मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो कि अचानक से होती है, ऑल ऑफ अ सडन। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमें स्पोर्ट्स में तब रिक्वायर होती है जब हमें अचानक से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्प्रिंट मतलब होता है तेज दौड़, एक होता है मैराथन, एक होता है स्प्रिंट, रेस के दो पार्ट है। तो स्प्रिंट में क्या होता है कि आपको जब वो फायर होती है, राइट, बंदूक फायर की जाती है कि हाँ ठीक है अब आप दौड़े, तो उस मोमेंट पे हमें मैक्सिमम एफर्ट लगाना होता है ताकि हम पहले ही सब लोगों से निकल जाएं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हमें कौन सा स्ट्रेंथ रिक्वायर है, हमारी मसल मतलब हमें कौन सा स्ट्रेंथ चाहिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। या फिर ये देखो, जैसे इस पिक्चर में एज यू कैन सी, ये जिम में या फिर कहीं भी आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जहाँ पे होता है कि एक बॉक्स होता है और आप खड़े हैं और अचानक से आपको चढ़ना होता है, यहाँ पे आपको एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, यू गॉट इट। या फिर यूँ कहे कि डायनेमिक स्ट्रेंथ चाहिए अगर वाइडर पिक्चर में बात करें तो, और अगर मैक्रो लेवल पे जाओगे तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए, यू गॉट इट। ओके, नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है वो दोनों हो सकता है, वो एक्सप्लोजिव भी हो सकता है इन नेचर, ठीक है, या फिर वो थोड़ा सा जो पहला वाला पार्ट था हमारा, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मतलब देखो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है ये थोड़ी कंडीशंस पे डिपेंड करती है। जैसे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैन बी अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मूवमेंट इज आइसोमेट्रिक या फिर आइसोटोनिक। जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है वो डिपेंड करता है कि स्टैटिक नेचर का होगा या फिर डायनेमिक नेचर का होगा। वो डिपेंड करती है उस सिचुएशन पे कि हमारी मूवमेंट कैसी है, क्या हम रुके हुए हैं या फिर हम चल रहे हैं या फिर हमारी बॉडी मोशन में है, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होगी। और दूसरी बात, द मसल कैन ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फटीग और एज अ लॉन्ग। देखो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज नथिंग बट, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज नथिंग बट कि जब हमारी बॉडी फटीग होती है उस केस में भी हमारी बॉडी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है, अभी हम जस्ट इसके बाद मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ है, उसके बाद फिर हम वही पढ़ेंगे, राइट। उसमें मैं एंड्योरेंस बताऊंगा कि क्या होता है। पर देखो दिस स्ट्रेंथ इज मेनली यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस ऑफ एथलेटिक्स, जिसको मैराथन बोलते हैं, या फिर स्विमिंग के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, या फिर डिस्टेंस साइकिलिंग के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हमारी बॉडी थकती जाती है पर हमें स्ट्रेंथ चाहिए होता है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ। नहीं, एक चीज़ और है, मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ। अब देखो स्ट्रेंथ डेवलप करने के अलग अलग मेथड्स हैं। तो एज अ स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल मोटर कंपोनेंट, ये हम नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में नो डायरेक्ट मूवमेंट, कोई भी डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती है, इसीलिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। मैंने पहले बोला था आइसोमेट्रिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टैटिक थिंग एंड आइसोटोनिक इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू something which is in motion or something which is moving. You got it? So in these exercises in this exercise work performed cannot be seen directly. जो हम काम कर रहे हैं वो हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। Like pushing a wall, जब हम वॉल को धक्का देते हैं, ठीक है, तो हम वॉल को पुश कर रहे हैं, हमें पता है कि हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि हम काम कर रहे हैं, पर क्या वॉल मूव कर रही है? नहीं। तो जो हमने फोर्स लगाया क्या वो विजिबल है? नहीं। पर क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? यस। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइज थ्रू विच वी कैन डेवलप आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे वही लाइन बताई गई है जो ब्लू में हाईलाइट कर रखा है मैंने पहले से। देयर इज नो चेंज इन मसल लेंथ वेंस। अब जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे मसल के लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि हम एक्सरसाइज करके अपनी मसल की लेंथ बढ़ा लेंगे या फिर मसल का विड्थ बढ़ा लेंगे या फिर मसल की साइज बढ़ा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंड हेंस दे आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मसल की लेंथ चेंज नहीं हो रही होती है जब हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो, ठीक है।
exercise need less time. Give me a second before my laptop shuts down like the last video. Great. So हम कहाँ थे? Okay. सो दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज नीड्स लेस टाइम एंड इक्विपमेंट. अब इसमें क्या है ना कि बहुत कम टाइम लगता है परफॉर्म करने के लिए ये ऐसे एक्सरसाइज, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इक्विपमेंट. ठीक है, और इसको हम प्रैक्टिकली कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम प्लैंक करते हैं, प्लैंक करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक सरफेस चाहिए. सरफेस तो कहीं भी होता है. ठीक है, और ये एक्सरसाइजेज बेसिकली हम अपने बॉडी वेट को यूज़ करके करते हैं. ठीक है, जनरली. लेकिन अगर यही एक्सरसाइज को हम रेगुलरली परफॉर्म करें तो हो सकता है कि ये हमारे मसल साइज या शेप को चेंज कर सकता है. ठीक है, अब जैसे देखो, हम जब प्लैंक करते हैं, प्लैंक जो एक्सरसाइज होता है प्लैंक, तो जब हम वो करते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे करें तो हमारे एब्स निकल आते हैं. ठीक है, तो हुआ क्या, हमारे जो स्टमक या फिर एब्डोमेन का जो मसल का शेप एंड साइज था वो हमने इस एक्सरसाइज को, कौन से एक्सरसाइज को, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को रेगुलरली परफॉर्म करके उसको चेंज कर दिया. ठीक है, लेकिन अगर एक दो दिन करें तो उससे चेंज होगा? नहीं होगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस थिंग आइसोटोनिक. एज आई टोल्ड, आइसोटोनिक मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू मोशन. तो इसके अंदर क्या है, इन विच मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली. ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें कि मूवमेंट को हम बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं. आइसोटोनिक एक्सरसाइज रिजल्ट इन टोन्ड मसल्स एंड इंक्रीज इन मसल लेंथ. अब ये एक्सरसाइज हम करेंगे तो हमारे जो मसल हैं वो टोन्ड हो जाएंगे, मतलब थोड़े से बल्कि दिखेंगे. एंड इंक्रीज इन मसल लेंथ, और मसल की लेंथ भी बढ़ती है. ठीक है, रनिंग एंड जंपिंग ऑन द स्पॉट, ये एक आइसोटोनिक एक्सरसाइज का पार्ट है. वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, राइट, ये सारे क्या है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के पार्ट है. नाउ कमिंग टू दिस कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस, राइट. ये जो कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow. कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस, तो बता सकते हो कि कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस आर दो एक्सरसाइजेस इन विच वी यूज आवर ओन बॉडी वेट. ठीक है, अपनी खुद की बॉडी वेट को यूज करके हम वो एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं. ठीक है, एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस. देखो, अब ये एक्सरसाइज क्या है, ये थोड़ी सी ऐसी टाइप की एक्सरसाइज है जो कि परफॉर्म की जाती है सिर्फ और सिर्फ स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट्स पे. ठीक है, और इस एक्सरसाइजेज में होता यह है कि कॉन्ट्रैक्शन इन आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन मसल अप्लाई मैक्सिमम फोर्स थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन अराउंड द जॉइंट. ठीक है, जॉइंट के अराउंड जो मूवमेंट हो रही होती है उसके पास जो मसल्स होते हैं वो मैक्सिमम एफर्ट लगाती है. ठीक है, आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन में. अब होता है, देखो सीधी सी बात, आइसोकाइनेटिक कंट्रैक्शन इन डेवलपिंग स्ट्रेंथ इज येट टू बी साइंटिफिकली प्रूव्ड. ये एक्सरसाइज ऐसा है, यहाँ पे एज यू कैन सी, देखो ये एक पर्टिकुलर पूरी की पूरी एक मशीन है जिसके ऊपर ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है. ठीक है, और ये इसकी मूवमेंट हो रही है यहाँ पे पैर के पास, तुम देख सकते हो. ठीक है, तो ऐसे एक्सरसाइजेस जो हैं वो अभी बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है कि इसके क्या बहुत ज़्यादा मतलब क्या असर पड़ता है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के ऊपर, पर है, एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हो सकता है आने वाले सालों में ये और डेवलप हो जाएं. तो दिस वाज ऑल द 3 मेथड्स ऑन हाउ यू कैन डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी या ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ टॉपिक जो है वो खत्म होता है. नाउ वी विल जंप टू द एंड्योरेंस.